जय श्री कृष्णा। आज हम एक कहानी सुनेंगे, डेढ़ चाल। एक बार शिकार खेलने जाते हुए एक राजकुमार वीरभद्र सिंह रास्ता भटककर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। उसने देखा एक बहुत ही विशाल बाग है, उसमें एक मंदिर है। उसने सोचा वहीं कुछ देर विश्राम कर लूं, तब फिर चलूंगा। उसने बाग में पहुंचकर घोड़े को चरने छोड़ दिया, स्वयं बाग में लगे हुए झूले पर लेट गया। थका होने के कारण लेटते ही उसकी आंख लग गई। उसी समय उस राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उस देवी के मंदिर में पूजा करने आई। उसने वहां एक घोड़े को चरते देखा तो सखियों से पता लगाने को कहा। एक दासी ने घूम फिर कर देखा और आकर कहा, राजकुमारी जी, चंद्रप्रभा जी, वहां कोई शिकारी सोया पड़ा है, शायद यह घोड़ा उसी का हो। चंद्रप्रभा को क्रोध आया, एक शिकारी हमारे मंदिर के बाग में क्यों सोया है? जगाओ, उसे बाहर निकालो। राजकुमार जो शिकारी के भेष में था, इस हो हल्ले को सुनकर जग गया। उसने विनम्रता से कहा, दासी, अपनी राजकुमारी से कहो मैं रास्ता भटक गया हूँ, थक गया था, सो झूले पर विश्राम करते करते मेरी आंख लग गई, अभी चला जाऊंगा। चंद्रप्रभा थोड़ी नक चढ़ी थी। वीरभद्र के नम्र उत्तर को सुनकर उसे कत्ते दया नहीं आई। दासी से कहलवा भेजा, बड़ा आया मेरे झूले पर विश्राम करने वाला, घोड़े को हमारी बाग की घास चरने छोड़ दिया। मेरा बस चले तो ऐसे निकम्मे शिकारी को 1.5 मन चना न दलवा दूं। अब राजकुमार को भी गुस्सा आ गया। बोला, मुझे 1.5 मन चना दलवाने वाली को अधूरे फेरे में न छोड़ दूं तो मैं भी मेरे पिता की औलाद नहीं। गुस्से से दनदनाता हुआ वीरभद्र घोड़े पर सवार होकर चला गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा भी गुस्से से भिन भिनाती सखियों के साथ मंदिर से चली गई। देवी से बोली, हे माँ, मुझे शक्ति दो, मेरा अपमान करने वाले को मैं सबक सिखा सकूं। इधर राजकुमार भी अपने महल में देवी के मंदिर में पहुंचा और बोला, हे देवी, मुझे शक्ति दो, मैं उस नक चढ़ी राजकुमारी का घमंड तोड़ सकूं। देवी जानती थी दोनों ही मेरे भक्त हैं, दोनों ही दिल के बुरे नहीं हैं, दोनों को मिलवाना चाहिए, दोनों के वचन कैसे पूरे होते हैं देखना चाहिए। देवी देवता हम मनुष्यों को कठपुतली की भांति नचा कर ही तो तमाशे देखते हैं, सो देवी भी तमाशा देखने लगी। अब राजकुमार ने पिता से कहा, पिताजी, राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह शीघ्र पक्का करवाइए। इधर राजकुमार ने अपने मित्र को सिखा दिया, जब मेरे फेरे पड़ रहे हों, आधे फेरे हो जाएं, तब मंडप में आकर कहना, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है, तुरंत पधारो। मित्र सब समझ गया। वीरभद्र का चंद्रप्रभा से रिश्ता पक्का हो गया। नियत समय पर बारात पहुंची, तोरण बांधा गया, दूल्हे को अंदर मंडप तक लाया गया। दूल्हे के चेहरे पर सेहरा होने के कारण कोई भी पहचान नहीं सका। फेरों का समय हुआ, अभी 3 फेरे ही हुए थे, चौथा अधूरा ही था। राजकुमार का मित्र दौड़ता हुआ आया, बोला, राजकुमार, पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है, जल्दी चलो। राजकुमार को तो अपना वचन पूरा करना था। राजकुमारी के कान में फुसफुसाया, मैंने अधूरे फेरे में तुम्हें छोड़ दिया है, मेरा वचन पूरा हुआ। यह कहते ही सेहरा उतार फेंका, तुरंत अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। राजकुमारी हक्की बक्की रह गई। उसने सपने में भी गुमान नहीं था वो शिकारी राजकुमार है और मुझसे इस तरह बदला लेगा। दिन पर दिन बीतने गए। चंद्रप्रभा के पिता महाराज कई बार वीरभद्र को कहलवा चुके, अपनी पत्नी को विदा करा ले जाओ, परंतु वीरभद्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तब चंद्रप्रभा ने निर्णय लिया, अधिकार तो मैं पाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। पिता से बोली, पिताजी, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दें। 1-2 दासियों के साथ वह राजकुमारी तीर्थ यात्रा के बजाय अपने पति के देश पहुंची। उसने गुजरी का वेश बनाया, खूब अच्छी नस्ल की भैंसें खरीदी, बादाम पिस्ता मिलाकर दही लेकर महलों में बेचने गई। राजकुमार को अपने दही की महिमा बताती गई, अपने तीखे नैनों से उसे घायल करती गई। वीरभद्र का दिल गुजरी पर आ गया। जब चंद्रप्रभा गर्भवती हो गई तो एक दिन उसने राजकुमार से जाने की आज्ञा मांगी। वीरभद्र उसे जाने तो नहीं देना चाहते थे, परंतु कुछ दिन में वापस आऊंगी कहकर मना लिया। जाते समय राजकुमारी ने राजकुमार की प्रिय कटार और प्रिय अंगूठी मांगी। जैसे ही अंगूठी उतार कर दी, कटार दी, राजकुमारी ने कटार से राजकुमार के जांघ में वार कर दिया और ऐसे बताया मानो कटार लेते समय अनजाने में लग गई। माफी मांगते हुए राजकुमारी कटार और अंगूठी लेकर पिता के देश लौट गई। अब चंद्रप्रभा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, नाम दिया माधव चंद्र। जब माधव सयाना हुआ, माँ से पिता के बारे में पूछा तो चंद्रप्रभा ने शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी बेटे को सुना दी। अब पुत्र, तुझे मेरा बदला लेना होगा, अपने पिता को पाना होगा। पुत्र को सारी विद्याओं में पारंगत कर दिया गया। अब माधव अपने पिता के देश चला, दरबार में नौकरी हासिल कर ली।
अब माधवचंद्र क्या करता, दरबार में बैठा बैठा सब कुछ जान लेता और रात्रि को चोरी करता। उसने कई सेठ साहूकारों के साथ साथ महल में भी चोरी की। चोरी के बाद वह वहाँ एक पुर्जा छोड़ देता, 1.5 चाल। जब 1.5 चाल का आतंक बहुत बढ़ गया तब दरबार में मंत्री ने शपथ उठाई, 1.5 चाल को मैं पकड़ूंगा। माधवचंद्र ने यह सुना और दरबार खत्म होने से पहले ही मंत्री के घर पहुंचा। मंत्री की पत्नी से बोला, हे माता, मंत्री जी ने कहलवाया है राज्य में चोरियां बहुत हो रही है, सो घर का सारा धन व गहना सुरक्षित रखने के लिए मंगाए हैं। राजसी वस्त्रों में सज्जित माधवचंद्र को मंत्री की पत्नी ने सब कुछ दे दिया। रात्रि को जब मंत्री आए तो पत्नी ने बताया, धन सुरक्षित तो रख दिया ना? कौन सा धन? वही जो आपने मंगवाया था। मैंने तो कोई धन नहीं मंगवाया। मंत्री व उसकी पत्नी जान गए कि 1.5 चाल उन्हें भी लूट गया है। अब तो राज्य में आतंक बढ़ता ही गया। तब राज्य के कोतवाल ने घोषणा की, 1.5 चाल को मैं पकड़ूंगा। राजा की आज्ञा लेकर कोतवाल स्वयं हथकड़ी लेकर 1.5 चाल को ढूंढने निकला। माधव को सब पता था। उसने एक सुंदरी का रूप धरा, पूजा के थाल लेकर रात को निकल पड़ा। कोतवाल का सुंदरी से सामना हुआ। कहाँ जाती हो रात के इस वक्त? कोतवाल ने धमकाया। मीठे वचनों में माधवचंद्र बोला, हजूर संतान नहीं है, इसलिए विशेष पूजा करने जरा मंदिर तक जाती हूँ। कोतवाल भी उसके साथ साथ चलने लगा। रास्ते भर माधव मटकता रहा, अपने हाव भाव से कोतवाल को रिझाता रहा। जब कोतवाल पर वासना का भूत पूरी तरह सवार हो गया तब माधव उसको एक सूने मकान में ले गया। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बोला, हुजूर, मैं तो पूजा के लिए निकली थी, परंतु जैसे जैसे महान आदमी मिल गए, अब पत्थर की पूजा करने से क्या लाभ? अब तो मैं आपकी ही पूजा करूंगी। कहकर उसने कंकु मेहंदी से कोतवाल के चेहरे को भर दिया। कोतवाल को आंख बंद किए हुए सुंदरी के हाथ से अपने गालों को सहलाते हुए मस्त हो रहा था। तभी सुंदरी की दृष्टि हथकड़ी पर पड़ी। हुजूर, ये क्या है? ये तो हथकड़ी है, इससे क्या होता है? ये चोर के हाथों में इस तरह लगाई जाती है। किस तरह लगाई जाती है? इस तरह। सुंदरी ने कोतवाल के दोनों हाथों को मिलाकर हथकड़ी पहनाई। बोली, इसे कैसे बंद करते हैं? कोतवाल ने बताया, ऐसे करते हैं। सुंदरी ने मटकते मटकते हथकड़ी बंद कर दी। साड़ी उतार कर बोला, कोतवाल जी, 1.5 चाल की 1 चाल कैसी रही? कहते ही बाहर भागा, किवाड़ की कुंडी लगा दी। कोतवाल चिल्लाता ही रह गया। अब राजा बड़ा परेशान हुआ। स्वयं की घोषणा की, अब 1.5 चाल को मैं स्वयं पकड़ूंगा। रात्रि को राजा भेष बदलकर नगर में निकला। 1.5 चाल भी बुढ़िया के वेश में जंगल वाले रास्ते में बैठ गया। राजा जब घूम रहे थे तब 1.5 चाल एक चक्की लेकर चनों की बोरियां लेकर बैठ गया और चने डलने लगा। रात को चने डलने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। राजा उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। निकट जाकर देखा, एक बुढ़िया चने डल रही है। माई, इतनी रात को आप चने क्यों डलती हो? बुढ़िया बोली, राजन, मैं अकेली बेसहारा हूँ, राजा जी के घोड़ों के लिए चने डलती हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दिन में नहीं डल सकी। अब यदि काम पूरा नहीं होगा, सुबह नौकरी पर से निकाल दे जाऊंगी। राजा बड़ा दयालु था। निकला तो वह 1.5 चाल को ढूंढने था, परंतु इस बुढ़िया के सामने 1.5 मन चलना पड़ा था। सुबह तक कैसे काम पूरा करेगी बेचारी? उन्हें बड़ी दया आई। बोले, माई, तुमने किसी को रात में घूमते हुए देखा है? हाँ, देखा तो है। एक सुंदर सा लड़का इधर पहाड़ी के नीचे रहता है, मेरे से बोलता हुआ ही जाता है। तब तो भाई तुम मुझे फुसला कर यहाँ तक ले आओ, मगर मेरे चने? राजा बोले, उसकी फिक्र मत करो माई, चने मैं डल देता हूँ। राजा, पूरे 1.5 मन चने डलने होंगे? हाँ हाँ माई। राजा ने ज्यों ही चने डलने बैठे, बुढ़िया घोड़े पर बैठकर चली गई। राजा चने डलते ही रहे। प्रातः हो गई, सूरज चढ़ आया, परंतु बुढ़िया का कहीं पता नहीं था। सिपाही भी राजा को ढूंढते हुए आ पहुंचे। राजा को महल ले गए। तीसरे दिन राजा जब महल की खिड़की पर खड़े थे तो उनका प्रिय घोड़ा खड़ा था। घोड़े की जीन पर एक पुर्जा रखा था। 1.5 मन चना डलवाने की प्रतिज्ञा पूरी हुई, 1.5 चाल। अब राजा का माथा ठनका। उन्हें बरसों पुरानी बात, राजकुमारी, अधूरा विवाह सब याद आ गया। उन्होंने दरबार में घोषणा करवा दी, जो कोई 1.5 चाल हो दरबार में उपस्थित हो जाए, राजा की ओर से उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, उसके सारे कसूर माफ कर दिए जाएंगे। अब माधव राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ। महाराज, मैं ही हूँ आपका अपराधी। राजा अपने सामने सुंदर युवक को देखकर दंग रह गया। पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? माधव बोला, मैं चंद्रपुर राज्य के महाराजा का दोहिता हूँ। मेरी माता का नाम चंद्रप्रभा है। राजा को सब याद आ गया। बोला, क्या प्रमाण है?
कि तुम चंद्रप्रभा के पुत्र हो। राजन, राजा वीरभद्र मेरे पिता हैं। उनकी दाईं जांघ में कटार का घाव निशान है। उनकी प्रिय कटार और अंगूठी मेरे पास है। यह कहकर उसने राजा को वह कटार और अंगूठी दिखाई। राजा को अपना जांघ का घाव याद आ गया। बोला, माधव चंद्र, तुम चंद्रप्रभा के ही नहीं मेरे भी पुत्र हो। सारी सभा के सामने राजा अपने पुत्र को गले लगाने के लिए पास आया, परंतु माधव पीछे हट गया। नहीं राजन, आपने मेरी माँ का अपमान किया है। जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलता मैं आपको पिता नहीं कह सकता। तब राजा ने चंद्रपुर खबर भिजवाई, चंद्रप्रभा से माफी मांगी। हंसी हंसी में, नादानी में की गई मेरी भूल को क्षमा किया जाए। चंद्रप्रभा ने भी क्षमा का खत भेजा। तब राजा दोबारा राजकुमारी से विवाह करने गए, ससम्मान विदा करा कर लाए और अब वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। जय श्री कृष्ण।